बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करने वाला हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, जो सुप्रीम लॉ है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है और 26 जनवरी को इस टॉपिक को मैं कंक्लूड कर दूँगा। अब ये हो रहा है कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो सुप्रीम लॉ, जो संविधान इतनी मेहनत से बना है, वो हमें उसकी हिस्ट्री एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन हमें पता होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं एग्जाम्स के लिए, लॉ के लिए, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए नहीं, हमको एज ए हिंदुस्तानी हमें पता होना चाहिए कि कितनी मेहनत से कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ जो आज हम खड़े हुए हैं। तो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको शुरुआत करूंगा जब अंग्रेज यहाँ आए ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया रूल। मैं आज वो कवर करूंगा, उसके बाद कल क्राउन रूल कवर करूंगा, फिर 26 जनवरी को कंक्लूड कर दूंगा कि आपको पूरा एकदम नटशेल में समझ में आ जाएगा कि जो हमारी जो मेहनतें इसके पीछे है। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ के पास ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जाते हैं और बोलते हैं कि हमें हिंदुस्तान का एक्सक्लूसिव राइट दे दीजिए ट्रेड करने के लिए। अब ये हुआ, क्वीन एलिजाबेथ ने उन्होंने परमिशन दिया और 1609 में वो कोर्ट ऑफ जहांगीर में कैप्टन हॉकिन आए। अब धीरे धीरे वो तिजारत अपनी शुरू किया, ट्रेड अपनी शुरू किया, और ख़ासतौर हिंदुस्तान जो है स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा फेमस था और चाय है। तो ये क्या अंग्रेज़ क्या करते थे, कॉटन है, ये यहाँ से लेके जाते थे, वहाँ ट्रेड करते थे। अब उससे इनकी इकॉनमी वहाँ बूस्ट हो रही है। तो हिंदुस्तान आज से नहीं, बहुत पहले से एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखा है दुनिया में, वर्ल्ड अफेयर्स में। आप समझिए हमारी ताकत कितनी थी। हमारी जो है गोल्डन स्पैरो ऐसे नहीं बोला जाता था, गोल्डन स्पैरो जो है इसलिए बोला जाता था वाकई हमारे अंदर बहुत ज़्यादा माल था। इतनी ज़्यादा हमारे पास वो है कि आप समझ नहीं सकते। अब ये सोचिए उसके बाद क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने दो जंग लड़ा यहाँ, एक 1757 की और एक 1764 की, बैटल ऑफ प्लेक्सी और बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, मीर कासिम जो नवाब ऑफ बंगाल थे और शाहउद्दौला जो नवाब ऑफ अवध थे और शाह आलम II जो मुगल एम्परर थे, इनको बुरी तरह शिकस्त मिली। इतनी बुरी शिकस्त मिली इनको, जो दीवानी राइट्स थी वो खास तौर मिडिल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। दीवानी राइट्स के माने ये होता है कि वो लोग टैक्स उनसे वसूल सकते थे। अब ये हुआ 1764 की जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ। उसके बाद ये हुआ कि 1773 में इन्होंने दोबारा खटखटाया दरवाज़ा मलिका एलिजाबेथ का, वहाँ की जो क्वीन थी, कि हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है क्योंकि हमने यहाँ जंग लड़ा है और यहाँ हम अफेयर्स को आसानी से में रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं और आपके पैसे की ज़रूरत है। तो वहाँ की जो क्राउन जो था, उन्होंने, बरतानिया ने इनको पैसा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन बोला एक शर्त हम आपको देंगे, जो कानून होगा, जो रेगुलेटरी अफेयर्स होगा, वो हम पास करेंगे और आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो पहला रेगुलेटरी अफेयर्स जो यहाँ आया वो है रेगुलेटरी अफेयर्स 1773 का। जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वॉरेन हेस्टिंग, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उसके पास 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दे दिया गया। अब ये दिक्कत इसमें आ रही थी कि जो लेजिस्लेटिव था और जो जुडिशरी था, ये आपस में बड़ी किचकिचबाजी हो गई थी। अब ये हो रहा था कि वो बहुत दिक्कतें आ रही थी, एक दूसरे के काम में हिंड्रेंस होता था। तो उसके बाद 1781 में एक सेटलमेंट एक्ट आता है, जिसके तहत ये हुआ कि लेजिस्लेटिव को जुडिशरी से अलग कर दिया। फिर उसके बाद 1784 में एक पिट्स एक्ट आया। पिट्स एक्ट में यह होता है कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी कंपनी की, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर आता था, उसको वो लोगों ने उनको ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया। और जितनी भी एक्टिविटीज थी, खासतौर जो ये पिट्स इंडिया एक्ट में ये हुआ था, और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो आया चार्टर एक्ट, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट आने लगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके अंदर गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दे दिया। गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम था, तो उसको उस वक्त ज़्यादा पावर दे दिया।
फिर उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें क्या हुआ, जो यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो पावर, जो मोनोपोली थी वो छीन लिया, उसको सिर्फ ओपियम और चाय में सिर्फ दे दिया, बाकी दूसरी कंपनीज को भी इंट्रोड्यूस कर दिया ये लोगों ने। और यही 1813 में जो मिशनरीज आई, क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदुस्तान के अंदर आई, ये इसी वक्त, ये 1813 के दौरान ये लोग आए। और इसी वक्त जो है टैक्स देने का सिलसिला शुरू हुआ अंग्रेजों को, ये यही टाइम था 1813। उसके बाद चार्टर एक्ट जो है 1833 का आया। चार्टर एक्ट 1833 का, अब ये दिक्कत आ रही थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ मुंबई, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, तो उन्होंने पूरी पावर एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। उस गवर्नर जनरल का जो नाम था वो विलियम बेंटिक था। और यहां जो रेगुलेटरी एक्ट था उसको अब क्या हुआ, अब उसको नाम दे दिया एक्ट का। जो भी लॉ बन रहा था वो एक्ट के थ्रू पास हो रहा था। और यही चार्टर एक्ट 1833 में इन्होंने लॉ कमीशन फॉर्म किया, जिससे लॉ को कोडिफाई किया। और उसके बाद 1833 के बाद 1853 हुआ। और 1853 के दौरान ये हुआ, जो हमारी जो सिविल सर्वेंट के जो एग्ज़ाम होते थे इसमें 53 में ओपन कर दिया। पहले ये एक्सक्लूसिव क्या होते थे, एक्सक्लूसिव सिर्फ गोरे के लिए होता था। अब गोरे क्या करते थे, पहले अगर आपको सिविल सर्वेंट एग्जाम बैठना होता था तो पहले आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से आपको वो लेना पड़ता था परमिशन। और हेल्बर्ग एक लॉ कॉलेज है लंदन में, वहां से जाके पढ़ाई करना पड़ता था। फिर अब ये होता था, ये लोग हमारे बंदों को सपोर्ट नहीं करते थे, हिंदुस्तानियों को, ये अपने ही बंदे रखे रहते थे। अगर अपने बंदे नहीं रखते तो करप्शन कैसे होता। तो उससे क्या हुआ, 1853 में जब ब्रिटिश को, ब्रिटानिया की क्वीन एलिजाबेथ को ये पता चलता है कि हम धीरे धीरे अमेरिका तो खो चुके हैं, तो धीरे धीरे कहीं हिंदुस्तान न खो गए, तो उन्होंने सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम को ओपन कर दिया। और जिसके बाद ये हुआ कि हम लोग इसके अंदर दाखिल होने लगे। हिंदुस्तान का जो वो था, धीरे धीरे हम लोग उस सिस्टम में आने लगे। तो आज ये था, ये जो हम रूल के बारे में बात किए वो ये ईस्ट इंडिया कंपनी रूल था। कल जो इसके बारे में बात करेंगे क्राउन रूल था। और फिर आपको 26 जनवरी को मैं कंक्लूड करूंगा कि हमारे संविधान के एक नटशेल में कैसे कब इनैक्ट हुआ और हमारे राइट्स क्या है, जिससे हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हिंदुस्तान के बने, और हमें जानना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़ीर खान।